किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का गांव किसान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ताकि आपकी खेती किसानी और भी अधिक उन्नत हो सके। आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90% तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः 3 तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्यूबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला ना ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है,
तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैला दें एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे कमरा बंद रहे एवं कमरे में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहें। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय न लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पूसा, दिल्ली। राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पूसा, समस्तीपुर, बिहार। ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, ओडिशा। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन R&D सेंटर, मुरथल, सोनीपत। ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन, उमरोई रोड, बोरापानी, मेघालय। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, ICAR, चंपाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा खेती किसानी सेगमेंट। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और देखें हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं पशुपालन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना,
ताकि पशुपालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले। पशुओं की खरीद, बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके। पशुपालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है। इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशुपालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में 2 और इकाइयां, एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार 4 इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशुपालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं। किसान भाइयों बहनों, पशुपालन आपके लिए लाभकारी साबित हो इसके लिए ज़रूरी है उचित प्रबंधन। तो आइए इसके लिए हम आपको दिखाते हैं पशुपालक कैलेंडर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। अब कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ
खिलेगी धूप? किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं हमारे कामयाब किसान से और जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। नई सोच, नया सवेरा, मेहनत और लगन, कामयाबी का सेहरा। ये है राजस्थान के जालौर जिले का पादारदी गांव। देखने में दूसरे गांव की तरह ही लगे, लेकिन नहीं, ये अब खास बन चुका है। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं गांव के प्रगतिशील किसान भाखड़ा राम के पास। आप मैं खेती की भी, गेहूँ की खेती की भी, 80 कुंटल गेहूँ होया। मैं बहुत काम किया हा, मैं हाथ से काम किया हा, और जैविक खाद ना की ही उसमें मैंने लाभ मिलिया हा। उसमें मोदी साहब से 2 लाख रुपया देना हा, उसमें बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी राम को। और इसमें 2 कट्टा मैं बया था, उसमें 80 कुंटल गेहूँ होया। इंडा किया और जीरा किया खादा, और इस सब किया, और मूंगफली हमें वहाँ बाजरा ही लिया। बहुत पैदा ली मैं जैविक खेती हूँ ली, और भैंस का नाकू खाद दूसरा नहीं ना, बस ये मैं यूरिया खाद नहीं नागता। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भाई भाखड़ा राम की कामयाबी की दास्तान आज न केवल पादारदी गांव और उसके आसपास के गांव के लिए चर्चा का विषय है, बल्कि पूरे जालौर जिला के साथ अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका है। भाई भाखड़ा राम को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 का कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। मेरे पिताजी 2014-15 के अंदर कृषि कर्मण से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित हुए थे। एक सफल किसान की तौर पर हमने एक जैविक खाद के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया था। जैविक खाद बनाई थी हमने। हमारे पास में नर्मदा नहर गुजरती है, तो नर्मदा नहर के पास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं नीम के पत्तों से हमने एक चौकड़ी बनाकर उसके अंदर साड़ा, और उसके अंदर गायें और भैंसें बहुत सारी है, तो उनकी गोबर डाला। फिर उनको 2 महीने साड़ने के बाद में खेत में डालकर खेड़ाई की, और उनसे एक जैविक खाद से गेहूं के उत्पादन ज़्यादा हुआ। कम ज़मीन और कम पानी के अंदर हमने अच्छी पैदावार ली गेहूं की। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से गेहूं की खेती बढ़िया दुकान से बीज लाया, बीज बुआई की, और हमारे पास में बहुत भैया गायें हैं, इसलिए मैंने घर के यहाँ से जैविक खाद बनाया शुरू किया। एक चौकड़ी बनाई, चौकड़ी में पूरा यह गाय का गोबर भैंस का डाला, उसमें पानी डालता रहा, और नीम की निमोलियाँ और नीम के पत्ते डाले, उससे जैविक खाद बनाए। जैविक खाद से ये गेहूँ पकाया। बाद में हमारे कृषि अधिकारी डॉक्टर निर्मल राम जी जालौर के, वो इधर आया, सलाह दी हमको बहुत ही बढ़िया, और उसने ये देखा हमारी खेती, देखा ना, उसको बहुत ही अच्छा मिला। बाद में 14-15 में हमको उसने नरेंद्र मोदी से मिला और सम्मानित किया। 14-15 में यह गेहूँ, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, और 80 क्विंटल गेहूँ हुआ था, इसलिए हमको सम्मानित किया। और उसके कहने से हम बहुत ही मेहनत से
करते हैं। गेहूँ है, रायडा है, एंडा है, इसबगोल है, पूरी खेती करते हैं। और बराला के मूंगफली भी बोई करते हैं, बाजरी की भी करते हैं। बहुत ही अच्छी पैदावार मिला है और अच्छी दुकान से बीज लाया है। और इसलिए हमको ये प्रधान जी, मंत्री मोदी जी ने प्रमाण पत्र दिया भी और 2 लाख का चेक भी दिया। और बाद में अभी हम ये तो हमारा पिताजी बूढ़े हो गए, हम ये मेरे को बताते हैं कि ऐसी ऐसी खेती आप करो। और इसको हमारे गांव वाला पूछने के लिए आते हैं, आपने कैसी खेती की, कैसा ऐसा हुआ, तो ये बताते हैं। और गांव के सरपंच साहब जी आते हैं और उसको भी ये जानकारी दिया है। गांव वाला कोई हमको देता है और देता आगे रहेंगे। और भी हम आगे बढ़िया बढ़िया इससे ही बढ़िया खेती करनी चाहते हैं। हम सभी को यह भी सलाह देते हैं कि ये स्वच्छ भारत अभियान ये चलाया है कि ये सोलर लाइट, सोलर है पानी निकालने की, ये भी हमारे है। और बाथरूम ये भी बनाया है। ये इस बार सबको बोलते हैं हम नहीं कि बाहर गंदगी मत फैलाओ, इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि ये घर में टॉयलेट बनाओ। और गैस की चूल्हा भी आज से हम घर के लिए गैस का चूल्हा भी घर पे इस्तेमाल करते हैं। और सबको यही बोलते हैं कि ये बाथरूम है वगैरह है, ये सोलर है, ऐसी चीज़ें जो स्कीम है वो लेता रहिए। स्कीम की जानकारी उसके फायदे के हिसाब से ये जानकारी लेता रहिए, ये भी इस्तेमाल उसको करता रहे। किसान चोखाराम के पुत्र भाखड़ाराम के पास लगभग 60 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग 3 हेक्टेयर सिंचित भूमि इनके पास है। इनकी कृषि कर्मण अवार्ड विजेता बनने की इबारत लिखी गई 2014 में। किसान भाखड़ाराम ने उस वर्ष गेहूं की उन्नत किस्म अवनी 555 की बिजाई की थी। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक विधि से खेती के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखा। पहला, बीजों का उपचार। दूसरा, वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खरपतवार नाशक का प्रयोग। और तीसरा, उचित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल। उन्नत बीज, उचित प्रबंधन, भरपूर पैदावार। भाई भाखड़ाराम ने बिजाई के 130 दिन बाद कटाई की। कृषि विभाग के सर्वे संख्या 175/474 के अनुसार भाखड़ाराम के खेत से 8.872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त हुआ, जो कि प्रखंड और जिले की औसत पैदावार से लगभग 3 गुना अधिक था। उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य कृषि विभाग के द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। प्रगतिशील किसान भाखड़ाराम की इस कामयाबी में उनके पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। पूरी गेहूं की खेती की, बहुत अच्छी की। मैं पूरी मेहनत की, पूरा जैविक खाद है, दूजी है भैंगी गोबर है, दूजी है सब पूरी मेहनत को 7 दिन हम ही अपने आप साथ आए जो हम मैं ही दिना नहीं भाई सब काम पूरा खेत में दिन भर करता रहा। हाँ पूरा, इसलिए नरेंद्र मोदी सम्मत किया दिल्ली में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ सब मैं आप पूरी मेहनत की। भाखड़ाराम हमारा पति, मैं ही साथ में साथ हमारी मदद करता था। बढ़िया पानी पिलायो, बढ़िया गाँव में पूरी पानी दिनों, पूरी खाद बीज की पूरी सफाई की भी, पूरी खोदाई की भी, अच्छी दुकान से बीज लाया, सब कियो, पूरी मेहनत की, अच्छे फल आया। आज पूरी मेहनत कर कर पूरा गाँव पूरी मेहनत लिया। वे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार पाकर बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये थी किसान भाइयों बहनों हमारे कामयाब किसान की दास्तान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे अवश्य ही प्रेरित हुए होंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।